बच्चों हेडिंग डालिए, टॉर्क ऑफ मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। हेडिंग डालिए सभी बच्चे, यहाँ हेडिंग डालो, देखो साथ साथ, टॉर्क ऑफ मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। पहले तो मैंने आपको जो लेक्चर है, प्रीवियस जो लेक्चर है, उसमें मैंने आपको बता दिया है इस मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का पूरा डिटेल्ड इंट्रोडक्शन कि मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट जो है ये एक तो इसका जैसा कि नाम है मूविंग आयरन, तो इसमें आयरन का पार्ट रोटेट करता है, ठीक है। और क्या बताया मैंने आपको कि ये जो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है ये एसी और डीसी दोनों प्रकार की सप्लाई पर काम करता है। तीसरी बात कि ये सेल्फ इंडक्टेंस के प्रिंसिपल पे काम करता है। सेल्फ इंडक्टेंस के प्रिंसिपल के बारे में क्या बताया मैंने आपको कि जिस कॉइल में हम सप्लाई देते हैं उसी कॉइल में अगर फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है यूनिट एम्पियर के कारण तो उसको सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं। ये मैंने आपको सिखाया है। तो चलो बात करते हैं। देखो इस कॉइल में सप्लाई दे रहा हूँ मैं, तो इस कॉइल में जो फ्लक्स की क्वांटिटी है उसी को इंडक्टेंस बोलता हूँ। तो उसके लिए देखो जितना करंट मैं फ्लो करवाऊँगा इस कॉइल में उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स है फाई वो किसके प्रोपोर्शनल है, जितना करंट इस कॉइल में जा रहा है। तो फ्लक्स प्रोपोर्शनल टू आई। जब प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट लगेगा जो कि इंडक्टेंस होता है, ये हमें पता है। तो फ्लक्स इक्वल टू हो जाएगा एल इंटू आई, ठीक है। अब यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर देखो जो एल और आई है, इंडक्टेंस और करंट, ये दोनों वेरिएबल हैं। ये दोनों वेरिएबल हैं क्योंकि करंट में अगर चेंजेस करोगे तो इंडक्टेंस में भी चेंज आएगा, इसलिए दोनों टर्म्स वेरिएबल हैं यहाँ पर, ठीक है। अब यदि कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स n है तो जो फ्लक्स है वो n टाइम्स हो जाएगा। ये तो हमें बहुत अच्छे से पता है। अगर एक टर्न के लिए अगर 5 फ्लक्स है तो n टर्न के लिए n5 फ्लक्स हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम, ये यहाँ पर हम बोथ साइड डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। अब देखो एल और आई दोनों वेरिएबल हैं, नंबर ऑफ टर्न्स तो कांस्टेंट होते हैं। अब एक काम करते हैं, डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं। तो ये देखो एल भी वेरिएबल है और आई भी वेरिएबल है। तो डी बाई डी टी दो फंक्शन का अगर डिफ्रेंशिएशन होता है, दो फंक्शन के प्रोडक्ट का अगर डिफ्रेंशिएशन होता है तो ये फार्मूला लगता है, फर्स्ट फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो उसी प्रकार से ये दो फंक्शन है एल और आई, ये दोनों वेरिएबल है, इससे दोनों का डिफ्रेंशिएशन होगा इस फार्मूले के बेसिस पर। तो एल फर्स्ट फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन आई डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट डी एल बाई डी टी। यहाँ एन कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा डी फाइव बाई डी टी, ठीक है। अब देखो यहाँ से डी टी कॉमन निकल गया, ये यहाँ डी टी यहाँ भी है, डी टी यहाँ भी कॉमन निकल गया, एल डी आई प्लस आई डी एल। इसको और सिंप्लीफाई किया तो डी टी से डी टी कैंसिल आउट हो गया, डी टी से डी टी कैंसिल आउट अभी मत करो। एन डी फाइव बाई डी टी क्या होता है, ई एम एफ होता है। यहाँ एन डी फाइव बाई डी टी क्या है, ई एम एफ लिख दो और डी टी को इधर ट्रांसफर कर दो तो ई डी टी हो जाएगा ये एल डी आई प्लस आई डी एन। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी एनर्जी होती है वो क्या होता है, पावर और टाइम का प्रोडक्ट होती है। एनर्जी जो होती है पावर और टाइम का प्रोडक्ट होती है, और पावर क्या होती है, वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट होती है। तो यहाँ पर देखो क्या क्या है, जो एनर्जी का फार्मूला क्या हो गया, वोल्टेज करंट और टाइम तीनों का प्रोडक्ट। तो यहाँ पे वोल्टेज है टाइम है, ठीक है। यहाँ वोल्टेज है टाइम है लेकिन करंट नहीं है, तो हम करंट का मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड। तो दोनों साइड मल्टीप्लाई किया तो यहाँ ई आई डी टी हो गया, एल आई डी आई हो गया प्लस आई स्क्वायर डी एल हो गया। ये एनर्जी सप्लाइड है, कितनी एनर्जी हम सप्लाई कर रहे हैं ये उसकी वैल्यू हमें इक्वेशन नंबर 1 से मिल गई। ये कितनी एनर्जी हम सप्लाई कर रहे हैं वो है ये डी टी टाइम में, ठीक है, डी टी टाइम में। अब थोड़ा आगे बढ़ेंगे। अब आगे बढ़ने से पहले एक टर्म मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर होती है वो उसका फार्मूला होता है 1/2 एल आई स्क्वायर। और ये जो इंक्रीमेंटल एनर्जी होती है, इंक्रीमेंटल एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर, तो जब एनर्जी स्टोर हो, देखो मैंने क्या बताया, आई भी वेरिएबल है और एल भी वेरिएबल है। तो अगर इंक्रीमेंट एनर्जी में कब हो सकता है, जब एल की वैल्यू में चेंजेस आ जाए। अगर एल की वैल्यू बढ़कर एल प्लस डी एल हो जाए और आई की वैल्यू बढ़कर आई प्लस डी आई हो जाए,
तो इस प्रकार से तो पहली एनर्जी कितनी स्टोर हो रही है इंडक्टर में, W1, और अगर वो एनर्जी बढ़ के वो W2 हो गई। अब कितना इंक्रीमेंट होगा, जो हमारा इंडक्टेंस है वो थोड़ा सा इंक्रीमेंट होके L प्लस DL हो जाएगा। इस DL का इंक्रीमेंट हो गया इंडक्टर में, ये देखो। और करंट में भी DI का इंक्रीमेंट हो गया, पहले I थी और करंट बढ़ के I प्लस DI हो गई। तो अब हमें चेंज निकालना है कि टोटल इंक्रीमेंट कितना हुआ। जब इंक्रीमेंट नहीं हुआ था तब हमारे इंडक्टर में इतनी एनर्जी स्टोर हो रही थी, और जब सर ये कैसे हो गया सर? सर ये कैसे हो गया सर? 1/2 L प्लस DL और ये ब्रैकेट पे I प्लस, ये DL क्या है? अब देखो, अगर जो हमारी डिवाइस है उसके अंदर क्या एक ही करंट फ्लो होगा क्या? हमारा काम क्या है? हमारा जो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है वो क्या करेगा? करंट का मेजरमेंट करेगा। ये इंडक्टर, ये इंडक्टेंस क्या है? क्या डेफिनेशन बताई थी, बोलो जरा इंडक्टर की क्या है? इंडक्टर क्या है? सर जो अपोज करेगा सर। अरे यार, फिर आगे तुम इतना समझाने के बाद भी एक लाइन इतनी बताई थी मैंने आपको इंडक्टेंस की 2-3 डेफिनेशन बताई थी। एक तो मैंने बताया था कि इंडक्टर क्या है, एक ऐसी डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर करती है, और उसे इंडक्टेंस बोलते हैं। अरे रुको, तो उसको इंडक्टर कहते हैं। और अरे सर, प्रॉपर्टी ऑफ स्टोर मैग्नेटिक फील्ड कॉल इंडक्टेंस, यही बताया था वो ना? इंडक्टेंस है। और एक डेफिनेशन और बताई थी कि यूनिट टाइम में फ्लो होने वाले करंट के कारण प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फ्लक्स की क्वांटिटी को इंडक्टेंस कहते हैं, ये बताया था मैंने। यस सर। अब देखो, अभी सपोज कर रहा हूँ मेरे पास एक इंस्ट्रूमेंट है, ये उसकी स्केल है, ये 1 एम्पियर शो कर रहा है, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर। जब 1 एम्पियर करंट इसमें से फ्लो हो रहा है, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर, जब 1 एम्पियर करंट फ्लो होगा इसके अंदर से तो कुछ कम मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। जब 2 एम्पियर करंट फ्लो करेगा पॉइंटर, मतलब 2 एम्पियर का करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है, तो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ जाएगा। जब 3 एम्पियर करंट फ्लो होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स और बढ़ेगा। जब 4 एम्पियर करंट फ्लो होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स और बढ़ेगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है तो मतलब क्या बढ़ रहा है? इंडक्टेंस बढ़ रहा है ना। चेंज आया इंडक्टेंस में। जब 1 एम्पियर फ्लो करवा रहे थे तो कुछ इंडक्टेंस था, लेकिन जैसे ही उसमें से 2 एम्पियर करंट फ्लो होने लगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ जाएगा, और यूनिट एम्पियर में फ्लो होने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स की क्वांटिटी को ही हम इंडक्टेंस कह रहे हैं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आया ना, तो मैग्नेटिक फ्लक्स में डीएल चेंज आया, और करंट में चेंज तो आप कर ही रहे हो। 1 एम्पियर से फिर 2 एम्पियर, 3 एम्पियर। क्या आप फिक्स करंट फ्लो करवाओगे क्या हमेशा? ऐसा तो जरूरी नहीं, हमें तो मेजरमेंट करना है करंट का। किसी इंस्ट्रूमेंट में 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा होगा, किसी में 3 एम्पियर, किसी में 5 एम्पियर, किसी में 10 एम्पियर। तो इसलिए करंट में भी इंक्रीमेंट होगा और इंडक्टेंस में भी इंक्रीमेंट होगा, तो डिफरेंट एनर्जी स्टोर करेगी हमारी कॉइल। और कॉइल इंडक्टर की तरह बिहेव करती है। क्लियर है? यस सर, क्लियर। तो कितने इंक्रीमेंट हो गया? इतना इंक्रीमेंट हो गया। अब हमें पता करना है कि चेंज कितना हुआ। तो जो इंक्रीमेंट हो गया उसमें से जितनी एनर्जी एक्चुअल में स्टोर हुई थी वो माइनस कर देंगे तो चेंज पता चल जाएगा हमें। ये बढ़ने के बाद जब इंडक्टेंस हमारा बढ़ गया, उसके बाद की एनर्जी और ये इनिशियल कंडीशन की एनर्जी, तो ये जो एनर्जी बढ़ गई उसमें से इनिशियल वाली अगर मैं माइनस कर दूंगा तो मुझे चेंज पता चल जाएगा। चेंज इन एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। चेंज इन एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। अब कितना चेंज हुआ एनर्जी में? तो पहले एनर्जी को मैं W1 से एक्सप्रेस कर रहा हूँ, और दूसरे बार की जो एनर्जी है बढ़ने की बात की उसको W2 से एक्सप्रेस कर रहा हूँ। तो चेंज इन एनर्जी को मैं डेल W से एक्सप्रेस करूँगा।
और कितना चेंज आएगा उसके लिए W2 में से W1 माइनस कर दूंगा तो मुझे चेंज पता चल जाएगा कि कितना हो रहा है एनर्जी में चेंज। W2 एनर्जी इतनी है 1/2 L प्लस DL I प्लस DI का होल स्क्वायर माइनस 1/2 Li स्क्वायर। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो। पहले इस टर्म को एक्सपैंड करो, बाकी पूरे टर्म का एज इट इज रहने दो। 1/2 L प्लस DL, यहाँ पे A प्लस B का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लग जाएगा। A प्लस B का होल स्क्वायर का फार्मूला तो पता ही है हमें। ये सर पता है सर। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, तो ये I स्क्वायर प्लस DI स्क्वायर प्लस 2I इंटू DI। जब एग्जाम में क्वेश्चन लिखो ना तो ये समझो कि जो कॉपी चेक कर रहा है उसको कुछ भी नहीं आता, उसको ये भी बताओ कि A प्लस बी का स्क्वायर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB होता है, वो थोड़ा सा खुश होएगा इस बात से। माइनस 1/2 Li स्क्वायर 1/2। पहले इस L का इस पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या पहले तो इसमें करेंगे तो 1/2 Li स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसमें करेंगे तो जो हायर ऑर्डर टर्म है उसको हम नेगलेक्ट कर देंगे। हायर ऑर्डर टर्म जितनी भी रहेगी उन सबको नेगलेक्ट कर देंगे। देखो यहाँ पे D स्क्वायर है, तो जब ये L का DI स्क्वायर में मल्टीप्लाई होगा तो ये डबल ऑर्डर की इक्वेशन बन जाएगी, इसलिए छोड़ दो उसको हम अभी नेगलेक्ट कर दे रहे हैं। फिर L का मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे 2I DI में, हायर ऑर्डर जो टर्म रहेगी उनको हम नेगलेक्ट कर देंगे। और अगर आपको और डिटेलिंग में चाहिए तो करते रहो। फिर स्टेप बाय स्टेप ही चलना है। तो ये 1/2 पहले L का इस I स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये Li स्क्वायर हो जाएगा। फिर L का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो इसमें DI स्क्वायर हो जाएगा। फिर L 2 Li DI, फिर इस DL का मल्टीप्लाई कर देंगे DL इंटू I स्क्वायर, यहाँ पे ट्रिपल D हो जाएगा D क्यूब L इंटू I, फिर इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर 2D स्क्वायर, या फिर अलग अलग कर दो, कंफ्यूजन नहीं होगा। 2I DI DL, थोड़ा कॉम्प्लिकेट ज़्यादा हो रहा है तो एक काम करो, कॉपी करो यहाँ तक। पहले कहाँ से कॉपी नहीं किया था अभिषेक? सर इंक्रीमेंटल वाला पूरा लिख लिया था सर, और आगे करिए सर। चलो देखो जरा इस
अभी इस इक्वेशन को मत लिखो। सर लिख दिया था उसको, चलो लिख लिया था? काटनी पड़ेगी। नहीं यस सर, लिख लिया था। अच्छा लिख लिया था। हाँ कोई बात काटनी नहीं, पड़ेगी गलत गलत नहीं है, वो कॉम्प्लिकेट दिख रहा है इसलिए सोच रहा हूँ कि उसको हाँ रहने दो। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है सर। हाँ इसलिए उसको सोच रहे कि उसको रहने दो। देखो 1/2 L I स्क्वेयर 1/2 L I स्क्वेयर प्लस ये जो डबल ऑर्डर वाली इक्वेशन है इनको नेगलेक्ट कर दो, ये नेगलेक्ट कर दिया हमने यहाँ पे। तो अगली स्टेप में इसको छोड़ दो, ये 1/2 L प्लस DL I स्क्वेयर 2I DL, और यहाँ लिख दो नेगलेक्टेड हायर ऑर्डर टर्म्स, नेगलेक्टेड हायर ऑर्डर टर्म -1/2 Li स्क्वेयर। अब थोड़ी इजी लग रही है, ये 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1/2 इंटू एल प्लस 1/2 DL। जहाँ सिंगल डिफ्रेंशिएशन है उस टर्म को एक्सेप्ट करेंगे, बाकी सब को नेगलेक्ट कर देंगे। I स्क्वेयर 2I DL माइनस 1/2 Li स्क्वेयर। फिर इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/2, पहले इसका इसमें पूरे में, फिर इसका इस पूरे में, 1/2 ये L I DI, और ये जो 2 है इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। फिर इस टर्म का पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 I स्क्वेयर DL, फिर इसका इसमें, तो ये टर्म जब इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये टर्म फिर नेगलेक्ट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ D 2 बार आ जाएगा जब इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे। लिख देता हूँ, बाद में नेगलेक्ट करते हैं, 1/2 DL इंटू 2I DI माइनस 1/2 Li स्क्वेयर। नेगलेक्ट हायर ऑर्डर टर्म, ये 1/2 Li स्क्वेयर से माइनस 1/2 Li स्क्वेयर कैंसिल हो गया। अब क्या बचा केवल यहाँ पे ये टर्म बची है Li DI प्लस 1/2 I स्क्वेयर DL। ये हमारे पास चेंज इन एनर्जी आ गई, कितना चेंज हुआ एनर्जी में। ठीक है, याद रख लेना, अगर कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक भी हो जाए तो ये फाइनल एक्सप्रेशन याद रख लेना कि इतना चेंज हुआ है, क्योंकि जब कॉपी चेक होती है तो कोई नहीं देखता कि क्या लिखा है, बस प्रेजेंटेशन का तरीका देखता है, क्योंकि इतना समय नहीं रहता किसी के पास भी कि वो इतने ध्यान से देखे। क्योंकि मेरे पास ये भी RGPV की कॉपी आई है, मैंने एक भी क्वेश्चन को पढ़ा नहीं है क्या लिखा है अंदर, बस मैंने वे ऑफ प्रेजेंटेशन देखा है कि कैसा लिखा है।
कॉपी करो इसे। इस डेरिवेशन की कम से कम 2-3 बार प्रैक्टिस करना, तब ये दिमाग में फिट हो जाएगा। क्या सर? अच्छा, सौरभ सर हो गया। ठीक है, तो हमारे पास एनर्जी में कितना चेंज हुआ, हमने कहाँ से स्टार्टिंग की थी? एक्चुअल में हमारी जो डिवाइस थी मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, उसमें हो क्या रहा था? उसमें ये हो रहा था, उसका कुछ इस प्रकार का अरेंजमेंट है। एक कॉइल है और कॉइल के पास में एक शाफ्ट आयरन का पीस लगा हुआ है। ये है शाफ्ट आयरन का पीस, ये पूरा का पूरा शाफ्ट आयरन का पीस है। और इस शाफ्ट आयरन के पीस के साथ पॉइंटर कनेक्टेड है। और ये शाफ्ट आयरन का पीस जो दिख रहा है, जिसको मैं अभी पेंट कर रहा हूँ, ये जो शाफ्ट आयरन का पीस है, ये मोशन करने के लिए फ्री है। ठीक है, तो ये जो शाफ्ट आयरन का पीस है, ये कॉइल है हमारी, और ये कॉइल इंडक्टर की तरह बिहेव करती है। जब इस कॉइल को हम करंट देते हैं, सप्लाई देते हैं, तो जब इसमें से करंट पास होता है तो ये इसके चारों ओर मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो जाता है। तो ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, ये इस सॉफ्ट आयरन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। जब ये अट्रैक्ट होगा तो ये पॉइंटर भी मोशन करेगा। जब ये इस साइड जाएगा तो पॉइंटर इस साइड जाएगा। और ये स्केल है हमारी। इसलिए इसकी वर्किंग समझने के लिए हमने भी
एक कॉइल ली, उसको सप्लाई दी, मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ, और मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ करंट के प्रोपोर्शनल हुआ। एक ही कॉइल है, इसलिए सेल्फ इंडक्टेंस का कॉन्सेप्ट है। फिर उसके बाद हमने डेरिवेशन किया सेल्फ इंडक्टेंस का कि 5 प्रोपोर्शनल टू आई है, फिर प्रोपोर्शनल हटा तो एक कांस्टेंट लगा जो कि इंडक्टेंस है, और जितने ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स कॉइल करेंगे उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। यहाँ एल और आई दोनों वेरिएबल है, इसलिए हमने यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन कर दिया। तो ये फार्मूला लग गया फर्स्ट फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ये फार्मूला हमने लगा दिया। फिर हमने जब इसको मॉडिफाई किया तो हमने कितनी एनर्जी सप्लाई की है वो हमें पता चल गया। हमने उसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया कि इतनी एनर्जी हमने सप्लाई की। फिर थोड़े और आगे बढ़े हम, फिर हमने देखा कि यार एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, इंडक्टर में कितनी एनर्जी स्टोर है। तो एनर्जी स्टोर जो इंडक्टर में होती है वो होती है 1/2 Li², उसको W1 नाम दे दिया। इंक्रीमेंटल एनर्जी, जब एनर्जी इंक्रीमेंट कब होगी, जब इंडक्टेंस बढ़ेगा करंट बढ़ेगा। तो जब करंट बढ़ेगा तो फ्लक्स बढ़ेगा, और फ्लक्स बढ़ेगा तो इंडक्टेंस बढ़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि इंडक्टेंस क्या है। फ्लक्स में यूनिट टाइम में प्रोड्यूस होने वाले फ्लक्स की क्वांटिटी को ही हम इंडक्टेंस कहते हैं। तो इंडक्टेंस बढ़ेगा क्योंकि आप करंट बढ़ाओगे तभी तो एनर्जी में इंक्रीमेंट होगा। तो L+dL और I+di का इंडक्टेंस L से L+dL हो गया और करंट I से I+di हो गया। और फिर जो पहले जो एनर्जी थी जो एनर्जी स्टोर उसका नाम W1 दे दिया, और इंक्रीमेंटल एनर्जी का नाम W2 दे दिया मैंने। और मुझे चेंज कितना हुआ ये पता करना है तो दोनों को माइनस कर दूंगा, तो वही मैंने काम किया, दोनों को माइनस कर दिया। फिर मैंने I+di² को एक्सपांड किया तो ये टर्म आई, और हायर ऑर्डर की टर्म को मुझे नेगलेक्ट करना है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं करती परफॉर्मेंस को सिस्टम की, इसलिए मैंने हायर ऑर्डर की टर्म को नेगलेक्ट कर दिया। तो मेरे पास ये आई, और उसके बाद तो सिर्फ मैथमेटिक्स था। पहले 1/2 का इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर इस पूरे ब्रैकेट इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दिया। और जब मैंने इसको सिंप्लीफाई किया तो मेरे पास चेंज इन एनर्जी आ गई Li + 1/2 I²dl। ठीक है, तो एनर्जी में इतना चेंज आया। अब देखो मैकेनिकल वर्क डन निकालना है हमें, अभी समझ में आ जाएगा कि क्यों निकाल रहा हूँ। मैकेनिकल वर्क डन, अब हम सप्लाई दे रहे तो क्यों दे रहे, हमारा पॉइंटर मोशन करे इसलिए तो दे रहे। हमारी मशीन काम करे इसलिए हम सप्लाई दे रहे हैं। तो कितना मैकेनिकल वर्क होगा उसे हम dW से एक्सप्रेस करेंगे, जो कि होता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इनटू थीटा। ये होता है मैकेनिकल वर्क डन का फार्मूला। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा देते हैं, देखते हैं क्या है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ, जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ना तो बहुत ज़्यादा थ्योरी पे जोर मत देना, क्योंकि एक तो क्वेश्चन इसका डेरिवेशन इतना ज़्यादा लंबा है, तो आप थ्योरी थोड़ा कम लिखो, डायग्राम अच्छे से बनाओ, थोड़ी कम थ्योरी लिखो, और इस क्वेश्चन को लास्ट में अटेम्प्ट करना जब समय बच जाए, क्योंकि इतना लंबा डेरिवेशन करोगे तो आपका समय चला जाएगा। इसलिए कोशिश करना कि अगर इसके ऑप्शन में जो क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट करना, क्योंकि ये डेरिवेशन ही इतना लंबा है। हालांकि इतना लंबा नहीं है, वो तो मैं समझा रहा हूँ इसलिए लग रहा है। ये देखो एक पेज में तो हो ही गया, एक पेज में ये हो जाएगा, दूसरे पेज में ये हो जाएगा, तो बहुत बड़ा नहीं है, वो तो समझा रहा हूँ मैं, इसलिए आपको इतना टाइम लग रहा है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलती है कि एनर्जी ना तो बनती है ना तो डिस्ट्रॉय होती है, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। इसलिए मैंने जितनी एनर्जी सप्लाई की थी, जितनी एनर्जी मैंने सप्लाई की थी, एनर्जी सप्लाइड इक्वल टू कुछ एनर्जी वर्क डन में कन्वर्ट हो जाएगी, कुछ काम में यूटिलाइज हो जाएगी, और कुछ एनर्जी हमारी क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी। एनर्जी को चेंज होने में कितनी एनर्जी लगी, चेंज इन एनर्जी, जितनी एनर्जी हमने सप्लाई की उसमें से कुछ एनर्जी वर्क डन में उपयोग आ जाएगी, और बची वाली एनर्जी को चेंज करने के लिए उपयोग में आ जाएगी।
तो एनर्जी सप्लाइड कितनी थी हमारी, ये EIDI, ये हमारी एनर्जी थी। EIDI वर्क डन कितना है, TD इंटू डी थीटा, और चेंज इन एनर्जी कितनी है, डेल डब्ल्यू। ये जो एनर्जी सप्लाइड है इसकी अगेन वैल्यू पुट करते हैं, LIDI प्लस आई स्क्वायर DL इक्वल टू TD इंटू थीटा, चेंज इन एनर्जी LIDI प्लस 1/2 आई स्क्वायर DL, LIDI प्लस 1/2 आई स्क्वायर DL। बस इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये LIDI से ये LIDI कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा आई स्क्वायर DL में से आधा आई स्क्वायर DL कैंसिल हो जाएगा, तो आधा आई स्क्वायर DL बचेगा इस साइड। क्लियर है, ये पूरा आई स्क्वायर DL है, ये आधा आई स्क्वायर DL है, जो माइनस करेंगे तो आधा आई स्क्वायर DL बचेगा। ये TD इंटू थीटा तो यहाँ से डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का फार्मूला निकल जाएगा 1/2 आई स्क्वायर DL/dt का, ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का एक्सप्रेशन आ गया। तो ये जो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, सेल्फ इंडक्टेंस। देखो DL/dt आया, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, ये कंपटीशन एग्जाम का IMP क्वेश्चन, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वर्क। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है सर इस तरह का, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन था इस तरह। बिल्कुल बिल्कुल, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस ठीक है, कॉपी करो जरा इसे।